सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का फाउंडेशन कोर्स 1 का जो हमारा थर्ड यूनिट है कंसेप्ट और डिस्पैरिटी टू, उसका बेसिकली वन शॉट का हम लोग पार्ट 2 लेने वाले हैं। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो इसका फर्स्ट टाइप था उसको देखा था कि लोग जो होते हैं वो धर्म के ऊपर भी मारपीट कर देते हैं, उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं लोग मारपीट कर लेते हैं, उसके रीजंस और कॉजेज जाने थे। ठीक है, अब देखो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है कास्टिज्म। मतलब क्या कि देखो अब जैसे हिंदू मुस्लिम में तो मारपीट होती ही है कि एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म वाले को पीटता है, ठीक है। बट एक ही धर्म के आदमी लोग, जैसे अब हिंदू ही है, हिंदू अपने आप में ही अंदर और लोगों को भी पीटने लग जाते हैं कि मैं हिंदू तो हूँ बट मैं बड़ा हिंदू, मतलब मैं बड़ी जात का हिंदू हूँ और ये छोटी जात का हिंदू है तो इसलिए इसको मैं पीटूंगा। ठीक है, मतलब इसकी इतनी इज्जत नहीं है समाज के अंदर। जैसे रहता है ना, मान लो आपका घर है और आपके घर में मान लो 4 भाई है, ठीक है, सब एक ही घर के हैं, सब मान लो हिंदू है, जैसे 4 भाई है। एक भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मान लो काला है और बहुत ज़्यादा मतलब निकम्मा है, मतलब उतना ज़्यादा उसको कुछ आता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी तेज नहीं है और बहुत ज़्यादा काला मतलब सुंदर भी नहीं दिखते, एकदम मतलब कह सकते हो पुअर टाइप में। ठीक है, और बाकी के जो 3 बच्चे हैं वो गोरे चिट्टे हैं, पढ़े लिखे भी है। सबसे बड़ा भाई जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है, जो बड़ा भाई रहता है वो छोटे भाई को हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान करता हो, उसको हमेशा हर काम बोलता है जाकर वो काम कर, और उसको हो सकता है कभी कभी मार भी देता हो। तो ऐसे ही सोसाइटी के अंदर भी होता है कि देखो हम हैं तो हिंदू ही सब के सब, फिर भी क्योंकि हमने अपने आप को कुछ कास्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, हर बार की केस से कास्ट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो लोगों को हमने कास्ट के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, तो कुछ लोगों को हमने छोटी पोस्ट में डाल दिया है कि मतलब ये निचले दर्जे के कास्ट वाले लोग हैं, और कुछ लोगों को हमने उचले दर्जे पर डाल दिया कि ये अपर कास्ट वाले हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो लोअर कास्ट को परेशान करते हैं कि मतलब कि हम बड़ी कास्ट वाले हैं, तुम छोटी कास्ट वालों को ये हक नहीं है तुम्हारे पास, मतलब रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं बहुत सारी जगहों पे कि स्कूल में घुसने नहीं देंगे, मंदिर के पास से गुजरने नहीं देंगे। और ये होता है किसके साथ है, तो खास करके जो दलित होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, और क्यों होता है, तो देखो बेसिकली जो हमारे 4 वर्णा सिस्टम है उसके अंदर आपको 4 चीज़ें दिखती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, अब जो दलित होता है वो उसके अंदर आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली माना यह जाता है दलित जो होता है वो आउट ऑफ द कास्ट है, ठीक है, मतलब वर्ना के बाहर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इन्हें हमें सोसाइटी में रखना नहीं चाहिए, कि जब वर्ना सिस्टम के अंदर नहीं है तो इन्हें हम सोसाइटी में क्यों रख रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा कम की जाती है कि शूद्र होते हो तो पैर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन ये जो दलित होते हैं वो पैर के भी नीचे आते हैं, यानी पैर की जो धूल होती है वहाँ पर ही आते हैं दलित। मतलब ये माना जाता है बेसिकली कि आउट ऑफ द कास्ट है, इसलिए लोग इनकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते जो दलित लोग होते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाकर काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इसका मज़ा ले लेते हैं। मतलब क्या, जैसे कि कई टाइम पर जैसे 1990s में ही हुआ था, काफ़ी सारे जनता पार्टीज निकलते हैं। बेसिकली उन लोग क्या करते हैं कि देखो जनता जो रहती है जो छोटी कास्ट के बैकवर्ड कास्ट के उनको भरोसा दिलाती है कि आपके साथ इतनी गलत हो रहा है, आपके साथ ये बड़ी कास्ट वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी परेशानी का निवारण क्या है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको बचाएंगे। ठीक है, मतलब बड़ी कास्ट वालों से। अब भोले भाले मान भी जाते हैं, अरे वाह क्या बात है, मतलब कि हमको ये बचाएंगे, हमको हक दिलाएंगे। ठीक है, तो मतलब लोग भी फिर वोट दे देते हैं, और जैसे ही उन्हें वोट मिल जाता है फिर तेल लेने का, भाई तू कौन है, भाई तू छोटी जात का, भाग इधर से, ऑफिस में घुसने नहीं देते हैं। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो इसका फ़ायदा भी उठा देते हैं। मतलब पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कास्ट सिस्टम को एज अ मतलब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे कि जैसा हाँ मैंने मतलब 2 भाषण दे देते कि मैं छोटी कास्ट के लिए ये करूँगा, मुझे वोट दीजिए, मैं ये करूँगा, और लोग वोट भी दे देते कि हाँ भाई आएगा तो हमारी ये मदद करेगा, बड़ी कास्ट वाले हम फिर हमारा इज्जत करेंगे, समाज के अंदर हमारा भी नाक ऊंचा हो जाएगा। मतलब सपने दिखा कर फिर वोट ले लेते, उसके बाद बोलते तेल लेने जाओ। ठीक है, तो ये सारी मतलब चीज़ें करते हैं काफ़ी सारे पॉलिटिशियन। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, जैसे अब गवर्नमेंट है तो काफ़ी सारे रिजर्वेशन देती है, मतलब छोटी जो बैकवर्ड कास्ट के ही होते हैं, जैसे ऑफिस या फिर किसी भी तरह जॉब में रहता है तो वहाँ पर जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी वाले जो हो गए, तो उन लोग को रिजर्वेशन सीट मिलती है। ठीक है, कि अगर कम मेहनत करने के बावजूद भी गवर्नमेंट उनका मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं किया जाता है, पॉलिटिशियंस या फिर नेता लोग मदद नहीं करते, बट एक तरह से देखोगे तो डायरेक्टली नहीं किया जाता, ये पूरी गवर्नमेंट मिलकर फिर करती है और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दे देती है। ठीक है,
और मतलब बेसिकली वो करती भी है, मजबूरी में करती है, वो भी वोट पाने के लिए ही किया जाता है कि देखो अगर हम रिजर्वेशन नहीं देते हैं तो काफ़ी बड़ी एक जनसंख्या है जो छोटी कास्ट में आती है, और ख़ास करके ओबीसी में जैसे कि, तो ऐसी जो छोटी छोटी कास्ट वाले अगर हम उन्हें रिजर्वेशन नहीं देते हैं, उनकी मदद नहीं करते, तो लोग फिर वोट भी नहीं देते। इसलिए फिर जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हें रिजर्वेशन देना पड़ जाता है, ठीक है, कि वोट मिले कम से कम भाई, नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। ये बाजू वाला अपोजिशन बोल देगा देखो ये आपको रिजर्वेशन नहीं देते या आपको सम्मान नहीं देना चाहते, हमको वोट दीजिए हम आपको रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देनी भी पड़ती है। तो मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सारे रिजर्वेशन भी देती है, बट इसके बावजूद भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि आप देखे भी होगा या आपको फील भी होता होगा कभी कभी कि देखो ये छोटी कास्ट वाले हैं, ये तो पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, फिर भी इनको अच्छी खासी मतलब जॉब मिल जाती है, वो भी कम परसेंटेज आने के बाद भी हम इतना मेहनत करते, जिसके वजह से कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़ा झुगड़ी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही मतलब बेसिकली जॉब्स में ही नहीं और भी जगह पे भी हो जाता है कि मतलब क्या, जैसे कि किसी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है, उनको रिजर्वेशन सीट मिल जाती है। तो एक तरह से कह सकते हो ये कंट्रोवर्सी का पार्ट हो जाता है कि मतलब क्या कि छोटी कास्ट वालों को गवर्नमेंट इतना कर रहा है, हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो लोग जो रहते हैं बड़ी कास्ट वाले छोटी कास्ट को परेशान करने लग जाते हैं, और इसके वजह से शुरू हो जाती है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा झुगड़ी, ठीक है। और काफ़ी सारे नारेबाजी भी हो जाती है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी इससे रिलेटेड होते हैं कि रिजर्वेशन को बंद करो, ठीक है। जो मतलब अपर कास्ट वाले होते हैं वो बोलते हैं रिजर्वेशन को बंद करो, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और जो छोटे कास्ट वाले रहते हैं वो बोलते हैं रिजर्वेशन को मतलब चालू रखो, ये हम लोग भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ सके, ठीक है। तो मतलब एक तरह से देखोगे तो कास्टिज्म की वजह से भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़ा झुगड़ी भी होती है। कई बार होता है कि लोग मारपीट करने लग जाते हैं, कास्ट का तू छोटी जात का आदमी, तूने हमारी बड़ी जात वाले को मारा कैसे। मान लो दो लड़के हैं, उन लोग अपने में मारपीट कर रहे थे, एक छोटी जात का था एक बड़ी जात का था, तो मान लो बड़ी जात वाला जाता है अपने मतलब जितने भी बंधु लोग रहते हैं कि हाँ भाव लोग आओ, मतलब सब लोग आओ, बड़े जात वाले, ये छोटी जात वाला हमको मार रहा है, तो फिर उन लोग उसको पीटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसके भी ग्रुप आ जाते हैं, जिसकी वजह से हो जाता है फिर छोटी जात और बड़ी जात के बीच में लड़ाई और हो जाता है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब बेसिकली ये जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये तो आपको समझ आ गया होगा होता क्या है। अब इसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग भी मर जाते हैं कई बार कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जैसा मार धाड़ हो रही है तो हो सकता है किसी का टकला फूट जाए, किसी को मान लो कोई पत्थर फेंक के मार रहा है तो सर फूटने की वजह से मर भी जाता है आदमी, कई बार छोटे छोटे बच्चे भी कभी चोट लगने की वजह से मर जाते हैं, और काफ़ी सारे स्कूल्स कॉलेजेस वो भी बंद हो जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बंद पड़ जाती है। और उसके साथ में ही काफ़ी ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं, क्योंकि देखो अपर कास्ट में भी देखोगे तो ऐसा नहीं है सब अंबानी बैठे हुए, ठीक है, बहुत कम अंबानी बैठे हैं, सबके सब गरीब ही है, ठीक है। तो जितने भी गरीब लोग रहते हैं खास करके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में उनको परेशानी होती है, अपर कास्ट वाले भी और छोटे कास्ट में ही। जैसे अगर मान लो आप ही अपर कास्ट के हो और आपके एरिया में ये सारे मार धाड़ हो रही है, तो कोई मान लो बड़ी मतलब छोटी कास्ट का रहेगा तो वो आपको भी मार देगा, आपको कमजोर समझ के कि मतलब छोटी ये गरीब आदमी इसको मार देता हूँ, ये बड़ी कास्ट वाला है, ठीक है, मतलब बड़ी कास्ट समझ के आपको पीट देगा, मार देगा। तो ऐसे टाइम पर जो गरीब लोग होते हैं खास करके, चाहे वो अपर कास्ट के हो चाहे लोअर कास्ट के हो, उनको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है परेशानी, क्योंकि जो अमीर लोग रहते हैं वो तो काम रहता है कि मारो ढाड़ो, ठीक है, और जो मार खाते हैं वो गरीब लोग होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, चाहे वो लोअर कास्ट के हो या अपर कास्ट के हो। तो ऐसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको ये समझ आ गया हो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है। अब बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब देखो ये जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें समाज के अंदर होती है, यानी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी प्रॉब्लम आती है जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कास्ट सिस्टम के। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम आती है कि लीड टू वायलेंस एंड लॉलेसनेस इन द सोसाइटी, यानी कि समाज में पूरा जो एक लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ जाता है। कोई भी किसी को फोड़ रहा रहता है, गाड़ियाँ तोड़ रहे रहते हैं, किसी भी की प्रॉपर्टी जला रहे रहते हैं, किसी का घर जला देते हैं लोग, मतलब कुछ भी मारधाड़ कुछ भी इलीगल काम करना शुरू कर देते हैं ऐसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जैसे धर्म में होता है कि लोग ये हिंदू मुस्लिम मारपीट होता है तो लोग कैसे गाड़ियाँ फोड़ देते हैं, वैसे कास्ट के अंदर भी जब लड़ाई होती है तो लोग किसी की भी गाड़ियाँ फोड़ देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, शीशे फोड़ देते हैं, मतलब सारी चीज़ें जितना मन चाहे उतना मतलब लॉ को तोड़ दो, ठीक है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो पहली ये चीज़ ये होती है। दूसरा चीज़ ये होता है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी स्पेशली डैट ऑफ लोअर क्लास पीपल, यानी जो होते हैं चाहे वो अपर कास्ट के हो चाहे वो लोअर कास्ट के, उनकी काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो मर जाते हैं, जो गरीब होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर वर तोड़ दिए जाते हैं, या फिर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो रहती है उनकी, गाड़ी बंगला जो भी रहता है वो सारी चीज़ बर्बाद हो जाती है उनकी, ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ों में कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। उसके बाद होता है कि बैकवर्ड कास्ट आर डिनाइड स्पेशल बेनिफिट एज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय अपर कास्ट ऑफिशियल एज अ रिवेंज फॉर सच कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कई बार क्या होता है कि देखो अब ऐसे मारधाड़ हो रही है, मान लो कि अब एक बड़ी कास्ट वाले
वाले छोटी कास्ट वाले के बीच में मार धाड़ हो रही है, ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, जो छोटी कास्ट है, मान लो मैं जैसा आप मान लो छोटी कास्ट के बच्चे हो, अब आप स्कूल जा रहे हो, अब ऐसे टाइम पर क्योंकि आपके एरिया में ही वो मार धाड़ अभी चल रही है, सबके सब अभी मान लो बड़ी कास्ट वाले छोटी कास्ट वाले के ऊपर भड़के हैं, और ऐसे टाइम पर अगर आप स्कूल जाते हो, आप छोटी कास्ट के हो, तो हो सकता है वहाँ से आपको लात मार के भगा दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूल में कुछ बच्चे हो जो बड़ी कास्ट के हो तो वो आपको पीटने लग जाए, ठीक है, कि ये बोल के तू छोटी कास्ट वाला है ना, तेरे को मारता हूँ, मतलब मारना शुरू कर देंगे। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है अपर कास्ट वालों की वजह से छोटी कास्ट वालों को। उसके बाद होता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु बिलोंग टू बैकवर्ड कास्ट आर डिनाइड ऑफ बैंक लोन बाय अपर कास्ट बैंक ऑफिशियल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी काफ़ी सारे इंडिया के ऐसे पार्ट होते हैं, मतलब कुछ जगह होते हैं, और खास करके ये गाँव एरिया में आपको दिखेगा, जहाँ पे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कास्ट को मानते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, मान लो मैं बैंक का ऑफिसर हूँ, ठीक है, मतलब ऑफिसर हूँ जो बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब कोई आया, छोटा सा फार्मर आया, जनरली क्या होता है, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो छोटी कास्ट से ही बिलोंग करते हैं। तो अगर मान लो कोई फार्मर आया, कोई खेती करने वाला है, मेरे से लोन मांगता है, मैं बोला है तू छोटी कास्ट का है, भाग इधर से, तेरे को लोन नहीं दूंगा मैं, तू छोटी कास्ट का वाला है, तेरे को तो मैं बिल्कुल ही लोन नहीं दूंगा। तो ऐसे टाइम पर जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं जो कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो कई बार ऐसा होता है काफ़ी सारे जगहों पर कि जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं जो लोन वो छोटे फार्मर्स को लोन इसलिए नहीं देते ये बोल के कि तू छोटी कास्ट का है। तो ये भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है समाज के अंदर बैकवर्ड कास्ट वालों को, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट में खाली एससी वाले नहीं आते, कई बार ओबीसी एसटी वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद होता है गुड नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल कंटिन्यू टू लिव लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूट। मतलब क्या कि देखो काफ़ी सारे जो मतलब जो बेसिकली बैकवर्ड कास्ट के जो लोग होते हैं, दलित हो गया कोई भी, लोग अपनी जो ज़िंदगी है एकदम गरीबी की तरह, कह सकते हो सोसाइटी के अंदर एकदम निचले दर्जे के लोगों की तरह जीने लग जाते हैं ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो ये भी प्रॉब्लम उनको होती है, समाज के अंदर दिखती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो ये रहता है कि देखो जो बैकवर्ड कास्ट के जो बच्चे होते हैं, अगर मान लो आपके इधर में एरिया में बहुत ज़्यादा मार धाड़ चल रही है कास्ट के ऊपर, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि मान लो आप 18-19 साल के, तो आप बोलो अपने फैमिली को लेकर चले जाओ किधर शहर में चले जाओ, मान लो गाँव में रहते हो, यहाँ पर रोज़ बड़ी कास्ट वाले छोटी कास्ट वाले के बीच में मारपीट चलती रहती है। तो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे लोग होंगे जो उस गाँव को छोड़कर शहरों में बस जाएंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन होती जाएगी, लोग माइग्रेट करके शहर में आएंगे, तो शहर में एक तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जिसके वजह से वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएगी, ठीक है। महंगी क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखो ज़्यादा पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगी, लोगों को काम नहीं मिलेगा, ऊपर से गरीबी भी फैलेगी उस एरिया में, और साथ ही में रिसोर्सेज कम पड़ेंगे इतने सारे लोगों को देने के लिए, जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ जाएगी जब माइग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे कास्ट सिस्टम, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह। उसके बाद होता है एजुकेशन एंड सोशल लाइफ ऑफ बैकवर्ड कास्ट पीपल इज बैडली अफेक्टेड ड्यू टू सपर्सिव टैक्टिक्स ऑफ अपर कास्ट। मतलब क्या कि देखो जो अपर कास्ट वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो एजुकेशन या फिर सोशल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं ऐसे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। मतलब जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनको, जैसे मान लो कोई औरत है जो छोटी कास्ट की है, अब वो अगर मान लो पानी भरने जा रही है, ठीक है, किधर नल से पानी भरने जा रही है क्योंकि छोटी कास्ट की गरीब है, तो किधर से अगर पानी भरने जा रही है और अगर मान लो वहाँ पे बड़ी कास्ट वाले हैं तो उसको पानी भरने नहीं देंगे, बोलेंगे भाग इधर से, तेरे को पानी नहीं भरने देंगे। कोई बच्चा स्कूल में जा रहा रहेगा तो हो सकता है उसका हेडमास्टर या फिर उसका टीचर भगा दे उसको क्लास से कि है तू छोटी कास्ट का भाग इधर से। तो एजुकेशन सोशल लाइफ हर जगह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर रहने को, एक तरह से कैसे समाज में ढंग से रह भी नहीं पाएंगे उन लोग ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। उसके बाद होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कास्ट, यानी कि काफ़ी जगहों पर उन्हें परेशान किया जाएगा। मतलब जैसे कि अगर मान लो कोई औरत है या फिर कोई भी पर्सन है जो छोटी कास्ट का है और ऐसे टाइम पर जब उधर मान लो झगड़ा झगड़ी अभी कास्ट के ऊपर हो रहा है और मान लो वो राशन दुकान में गया राशन लेने के लिए, ठीक है, गेहूँ चावल कुछ भी लेने गया, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि राशन दुकान वाला उसको ये बोल के ना दे कि नहीं तेरे लिए राशन नहीं है, ठीक है, तू छोटी कास्ट का भाग इधर से, तेरे को नहीं दूंगा, या फिर है ही नहीं, ठीक है, राशन खत्म हो गया, नहीं है मेरे पास। तो ऐसा बोलकर मतलब बेसिकली उनके जो हक है वो भी छीने जाएंगे, तो काफ़ी सारी परेशानियां झेलेंगे। उसके बाद होता है कि देखो काफ़ी सारे सर्टेन्स जो बेसिकली कुछ सेल्फिश लोग होते हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस जो लोगों को बहला फुसला लेंगे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कि जितने भी छोटी कास्ट वाले रहेंगे आपके साथ, देखो ये बड़ी कास्ट वाले कितना मतलब ख़राब करते हैं, मैं आपका नेता बन जाता हूँ, आप मुझे वोट दीजिए और मैं इन बड़ी कास्ट वालों को सुधार दूंगा, ठीक है, हम इन सबको जेल में डाल दूंगा। और फिर लोग उन भोले भाले जो भी रहते हैं उन वोट भी दे देते हैं, जिसके वजह से फिर बाद में जैसे ही वो बन जाते हैं नेता तो उसके बाद बोलते हैं अबे तू कौन है, तेल लेने जाओ। देखिए मतलब फिर उन लोग कुछ करते ही नहीं हो छोटी कास्ट के लिए, रिजर्वेशन मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट उनके लिए, कुछ फ़ायदे के लिए कुछ करते नहीं, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स जो रहती है ये आती है जब कास्ट
कास्ट सिस्टम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़ा झुगड़ी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कास्टिज्म समझ आ गया होगा। और बेसिकली ये जो मैप है ये दिखाता है कि देखो इंडिया के अंदर अभी भी काफ़ी सारी जगहों पे अनटचेबिलिटी को माना जाता है, जिसकी वजह से देखोगे तो काफ़ी सारे कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। तो देखो आप शहर में रखते हो इसलिए आपको लगता है कि नहीं कहाँ मानते हैं, जैसे मेरा ही कोई दोस्त है मान लो छोटी जात के, तो हम लोग नहीं उतना भेदभाव करते हैं। ठीक है, बट यही चीज़ अगर आप नॉर्थ इंडिया में चले जाते हो, ठीक है, ऊपर वाले इंडिया में चले जाते हो, जैसे यूपी बिहार वहाँ पे चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत बेकार मतलब देखोगे आधे से ज़्यादा जो लोग होंगे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे कास्ट सिस्टम को मानते हैं कि यार तू छोटी जात का है, भाग इधर से, तेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगा, तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। अब देखो तीसरे टाइप का जो बेसिकली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है लिंगिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो लिंगिज्म का मतलब होता है बेसिकली जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर, मतलब लैंग्वेज के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़ा झुगड़ी होता है। ठीक है, और ये देखोगे तो ये अभी के टाइम पे उतना नहीं दिखता है, ये लैंग्वेज के ऊपर कोई मारपीट कर रहा है, बहुत छोटे लेवल पे दिखता है। अगर नहीं कहीं कहीं पे दिखता है कि जैसे मान लो आप स्कूल कॉलेज में हो और दो लोग बैठे हुए, ठीक है, एक मान लो मराठी है और एक मान लो यूपी बिहार का है, तो अगर मान लो कोई आदमी है जो भोजपुरी में बात कर रहा है, बिहार की लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो सामने वाला उनका मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से कई बार झगड़ा झगड़ी हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे लेवल का हमको दिखता है थोड़ा बहुत, बट पहले के टाइम पर लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो जाते थे, झगड़ा झगड़ी हो जाता था। ठीक है, जब आज़ादी का टाइम था उस टाइम पर बेसिकली तो काफ़ी सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे पहले के टाइम पर लैंग्वेज के ऊपर, तो उसी को हम लिंगिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो सारी चीज़ों को समझते हैं। देखो हमारा जो इंडिया है इसके अंदर एक तो भाषा नहीं है, पहली बात तो देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। कुल एस्टिमेट से पता चला है कि देखो हमारे भारत के अंदर 1652 लैंग्वेजेस बोली जाती है, 1652 लैंग्वेजेस इतनी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब देखो हर एक जो देश होता है जैसे जापान है, तो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज जो है, मतलब कि सारे लोग जो रहते हैं पूरे जापान के जो लोग हैं वो एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलते हैं, जापानीज़ में बात करते हैं, चाइना के लोग चाइनीज़ में बात करते हैं। ठीक है, बट अगर आप इंडिया में जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि देखो तमिलनाडु में लोग तमिल में बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में लोग मराठी में बात करें, पंजाब में पंजाबी में बात करें, मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर देखो वो लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में नहीं है, हर एक आदमी जो है वो अलग अलग भाषा में बात करता है। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे बेसिकली जैसे ही आज़ाद हो गया तो लोगों ने सोचा, बेसिकली कमेटी बैठाई गई सोचने के लिए 1950 के पहले कि बेसिकली एक काम करते हम लोग भी अपने देश का कंट्री का एक नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी देखो कि हमारे देश की पहली बात तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है, 1652 लैंग्वेजेस हमारे देश में बोली जाती है, इसमें से हमें एक कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना था। ठीक है, तो देखो कमेटी के अंदर काफ़ी सारे लोग थे, बैठे हुए थे, सब बातचीत कर रहे थे कि इसमें से कौन सी लैंग्वेज को हमें बनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि देखो संस्कृत जो है, ठीक है, संस्कृत क्योंकि बहुत पुरानी भाषा है और कह सकते हो सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है संस्कृत, और ऊपर से वही उसी भाषा से बाकी की भाषाएं भी बनी है, जैसे पंजाबी मराठी ये सब भाषा उसी से बनी है। ठीक है, तो यही सोचा गया एक काम करते हम लोग कि जो संस्कृत भाषा है उसी को हम अपना नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं। ठीक है, मतलब ये सोचा गया, बट काफ़ी सारे और भी लोग थे जो उसका विद्रोह किए कि नहीं संस्कृत को नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अब विद्रोह बेसिकली किस बात का था कि देखो काफ़ी सारे लोग थे जिनका ये मानना था कि देखो संस्कृत हम मानते हैं पुरानी भाषा है, बट कुछ लोगों का ये भी मानना था कि तमिल जो है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। ठीक है, कि तमिल पहले से था इंडिया के अंदर, ठीक है, वो ज़्यादा पुरानी भाषा है, संस्कृत से भी पुरानी। तो कुछ लोगों का ये मानना था, जिसकी वजह से ये लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया कि हमारे देश की जो लैंग्वेज है, मतलब नेशनल लैंग्वेज जो है उसे संस्कृत नहीं तमिल बनाना चाहिए। अब फिर बाकी लोग बोल रहे थे तमिल कैसे बना सकते, किसी को तमिल तो आती ही नहीं है, मान लो कोई बिहारी है तो उसको तमिल किधर से आता है, महाराष्ट्र वालों को भी किधर तमिल उतना अच्छे से आता है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो डिबेट हुए, और इसके वजह से हमारी ये जो कमेटी थी जो नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहती थी कि कंट्री की एक नेशनल लैंग्वेज होगी, तो उन लोग किसी भी डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके वजह से हमारी देश की कोई भी फिर नेशनल लैंग्वेज बनाई ही नहीं गई। ठीक है, कि तेल लेने का कोई नहीं बनाया जाएगा, मतलब कि मतलब कोई भी हमारा नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगा। ठीक है, जिसको जो भाषा में बात करना है बात करो, जिसको संस्कृत जमता है संस्कृत में बात करेगा, जिसको हिंदी जमता है हिंदी में बात करेगा, जिसको तमिल जमता है तमिल में बात करो। ठीक है, तो इसलिए फिर सोचा गया कि हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रहेगी। ठीक है, बट देखो हमारा जब देश मतलब बेसिकली रूल में चल रहा था, ब्रिटिश लोग जब हमारे पर राज कर रहे थे, तो उस टाइम पर हमारे देश की उस टाइम पे भी कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। कहीं पे कोई मराठी में बात करता था तो कोई उर्दू में बात करता था, तो उस टाइम पे भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं थी जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब। बट
उस टाइम पर एक लैंग्वेज थी जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है बेसिकली वो लैंग्वेज जिसको हम एक ऑफिशियल काम करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मान लो आप किसी मीटिंग में इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कहीं पे भी कुछ ऑफिशियल काम करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप जैसे इंग्लिश में नहीं बात करते, कि इधर इंटरव्यू देने जाते तो हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल घर पे रहते हैं तो कोई भी हिंदी मराठी कुछ में भी बात करते हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल काम रहता है तो वहाँ पर एक हम फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश में बात करते। नहीं तो किधर अगर मान लो किसी सरकारी रहता है तो वहाँ पर शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली उसी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो पूरे नेशन के लोग उसमें बातचीत करें, और ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो ऑफिशियल काम में सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। लैंग्वेज अदर काम के लिए, मतलब मान लो घर पे बैठ के चिल मार रहे हो और अपने घर वालों से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वो लैंग्वेज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो ये सोचा गया, देखो कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे तो उस टाइम पे तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश। मतलब कोई भी मान लो आपको कोर्ट में जाना है, कुछ इंक्वायरी करनी है, कोई भी ऑफिशियल काम करना रहता था तो उस टाइम पर हमें इंग्लिश में बात करनी रहती थी। बट देखो हमारा जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं उनका मानना क्या है, देखो ये देखो हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा है, मतलब हमारी खुद की भाषा है, और जो इंग्लिश है वो अंग्रेज़ों की भाषा है। और हमको अंग्रेज़ों की भाषा नहीं चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो इंग्लिश है हमें ऐसा मतलब बेसिकली याद दिलाती है कि इन्होंने हमें गुलाम रखा था, जिसके वजह से सोचा गया काम करते हैं हम लोग कि इंग्लिश को हटाकर हम किसी और लैंग्वेज को रखेंगे अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। बट अभी भी प्रॉब्लम वही थी कि देखो हमारे देश में क्योंकि कोई एक दो लैंग्वेज तो थी नहीं कि हिंदी उर्दू खाली तेलुगु है तो तीनों में से किसी भी एक को बना लेते, बहुत सारी लैंग्वेज थी, ठीक है। तो टोटल 1652 लैंग्वेजेस में से बेसिकली छाटा गया कि देखो इतनी सारी भाषाएं हैं तो इसमें से कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो ज़्यादातर पॉपुलेशन बोलती है, जिसको हम बोल सकते हैं ना मेजर लैंग्वेजेस, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है जो ज़्यादा पॉपुलेशन बोलती है। अब इसमें काफ़ी सारी ऐसी भी लैंग्वेजेस थी जो कुछ ही % लोग बोलते थे, कुछ आदिवासियों की भी लैंग्वेजेस थी, तो ऐसी लैंग्वेजेस को हटा दिया गया, मतलब छाटा गया बेसिकली कि कौन सी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बेसिकली जब छाट रहे थे कि मतलब कौन सा बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है, तो उस टाइम पर बेसिकली 14 लैंग्वेजेस को निकाला गया कि ये जो 14 लैंग्वेजेस है ये मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। मतलब ये 14 लैंग्वेज जो है ये बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है, जिसका नाम मराठी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस आते थे, ठीक है। तेलुगु, तमिल ये भी आते थे सी के अंदर, ठीक है। बट बाद में फिर और 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया कि ये भी 4 जो है ये भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है। उसके बाद फिर और 4 को ऐड किया गया, ठीक है। अभी करेंटली में हमारा जो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हो टोटल 22 है, ठीक है। तो उस टाइम पर जैसे ये 14 लैंग्वेजेस को हमने बना दिया, ठीक है, ये 14 लैंग्वेज जो है मतलब 1652 लैंग्वेजेस में से ये जो 14 लैंग्वेजेस है ये सबसे बड़े बड़े ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो बेसिकली 14 लैंग्वेजेस थे इनके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग से लिस्ट बना दी इनकी, जिनको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का शेड्यूल, ठीक है, जिसको हम 8वां शेड्यूल बोलते हैं, 8 शेड्यूल। बेसिकली शेड्यूल का एक तरह से आप कह सकते हो लिस्ट होती है, ठीक है। तो बेसिकली उस लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया कि ये जो 14 लैंग्वेजेस है ये हमारी बड़ी बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। बाद में फिर और 4 डाल दिया गया, फिर और 4 डाल दिए गया, अभी टोटल 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 18 इसलिए दिखाया जा रहा है कि अभी मतलब आपको आधी अधूरी कहानी बताई जा रही है कि मतलब 4 फिर और डाले गए थे, पहले 14 था फिर और 4 डाल दिए तो 18 हो गए थे, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मतलब बेसिकली हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज पहले छाट लिया गया, ठीक है। अब ये देखा गया कि देखो ये जो बेसिकली मतलब 18 लैंग्वेजेस है, 18 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादातर पॉपुलेशन बोलती है, ठीक है। पहली बात तो हमने छाट लिया कि कौन सी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस है। अब ये जो 18 लैंग्वेजेस है, अब इनमें सबसे बड़ी लैंग्वेज कौन है और इसी को हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, यही मतलब सोचा गया। तो देखा गया कि देखो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जैसे कि नॉर्थ के जितने भी, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे जो स्टेट्स है, मतलब मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलती थी जो थी हिंदी, ठीक है। मतलब 46% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदी बोलती थी, नहीं तो उसके कुछ वेरिएंट्स रहते थे, ठीक है। मतलब जैसे हिंदुस्तानी है, ठीक है, हिंदुस्तानी भाऊ वो आदमी का नाम है, बेसिकली हिंदुस्तानी जो एक लैंग्वेज का भी नाम है, ठीक है। हिंदुस्तानी मतलब जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना लैंग्वेज, तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी आप कह सकते हो शुद्ध हिंदी को हम हिंदी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना हमारे प्रियजनों को मतलब बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी रहता है ना, तो वो उसको हम हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी के कुछ वेरिएंट्स उर्दू वो सारी मिलाकर देखोगे तो 46% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदी बोलती थी टोटल, और सेकंड नंबर पे आता था बंगाली, ठीक है। तो देखा गया कि मतलब ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है। तो यही सोचा गया कि देखो एक काम करते हैं हम लोग कि क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलती है, तो हम लोग यही करते हैं कि हिंदी को ही हम अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है। यही सोचा गया था। बट उस टाइम पर अभी ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान दिया जा रहा था, अभी मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक्स सारी निकाली जा रही थी, ठीक है।
तो बात है 1950 की, जब हमारा बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू कर दिया गया था। देखो बेसिकली देखोगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कब बना था। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, अभी तक वो इतना सारी चीज़ें हम पढ़ चुके, तो मे भी आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन अब बन गया है, ठीक है। बट उसको लागू कब से किया गया था, तो 26 जनवरी बेसिकली 26 जनवरी 1950 से चालू किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को नहीं झंडा ऊंचा मनाते हैं, तो इसलिए मनाते हैं, ये उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने लागू कर दिया था, ठीक है, मतलब जो भी उसके नियम कानून थे। ओके, तो बेसिकली जब 1950 चल रहा था तो उस टाइम पर हमें उतनी सारी अभी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी कि मतलब कितने परसेंट जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, कितने परसेंट पॉपुलेशन इंग्लिश, मतलब कौन सी भाषा बोलती है, ना अभी स्टैटिस्टिक्स मिला नहीं था। जिसकी वजह से 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उस टाइम पर बेसिकली ये लिखकर छोड़ दिया गया कि देखो अभी जो है, क्योंकि अभी हमने कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं चुनी है, कि हमने सोचा तेल लेने के हम कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखेंगे अपनी कंट्री का, तो उसकी तो बात ही हटा दो। रही बात ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो देखो अभी चल रहा है साल 1950 और अगले 15 साल तक यानी 1965 तक हम इंग्लिश को ही एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 1965 आ जाएगा, मतलब बेसिकली 90 ये जो 15 साल हमें मिलेंगे गैप में, तो इसी के अंदर हम अपना ऑफिशियल लैंग्वेज ढूंढ लेंगे, जो भी हमको चाहिए कि हिंदी चाहिए, तेलुगु चाहिए। और उसके बाद 1965 के बाद से जो भी हमने ऑफिशियल लैंग्वेज एज अ ढूंढा होगा कि हमको हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है या फिर तमिल तेलुगु जो भी ढूंढा होगा उसको हम 1965 से लागू कर देंगे, ठीक है। तो 15 साल तक हम लोग इंग्लिश को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यही सोचा गया था। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो बेसिकली देखो अब सारी चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। देखो 1955 में बेसिकली एक कमेटी बैठाई गई, कमेटी बेसिकली जिसका नाम था खेर कमेटी, ठीक है, जिसके चेयरमैन जो थे वो थे बीजी खेर, मिस्टर बीजी खेर, ठीक है। आपको आ सकता है मतलब बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो याद रखो मिस्टर बीजी खेर जो थे वो चेयरमैन थे इस कमेटी के, खेर कमेटी के, ठीक है। खेर कमेटी यहाँ पर लिखा नहीं है बट मेरे को मतलब बस आपको बता दे रहा हूँ कि कमेटी का नाम था खेर कमेटी, ठीक है। तो 1955 में कमेटी बैठाई गई कि बेसिकली ढूंढने के लिए, पता करने के लिए कि हमें अपनी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी बातचीत हुई, काफ़ी सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स देखी गई, बहुत सारी डिबेट्स हुए। उसके बाद फैसला किया गया कमेटी के अंदर कि एक काम करते हैं, हम लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं और इंग्लिश को हम हटा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश को हटाकर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, ठीक है। तो 1955 में कमेटी बैठ गई। उसके बाद 1956 में बेसिकली 1955 में कमेटी बैठी। उसके बाद 1956 में ये जो कमेटी थी इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है एक साल के बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो जॉइंट पार्लियामेंट में बेसिकली सबमिट कर दी कि ये लो हमारी ये रिपोर्ट है, अब आप देख लो, ठीक है। उसके बाद 1957 में ये जो जॉइंट पार्लियामेंट जो था उन्होंने बेसिकली इनकी ये जो रिपोर्ट थी उसको एग्जामिन किया कि मतलब रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। बेसिकली उनके रिपोर्ट में देखो लिखा क्या था, लिखा बस इतना था कि देखो हमारा ये जो इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज हम जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि 15 साल तक जो हम कंटिन्यू करने भी वाले हैं, तो उसको अभी हम 1965 तक कंटिन्यू रखेंगे। मतलब इंग्लिश को हम एज अ ऑफिशियल प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे कि अगर मान लो किधर भी कोई ऑफिशियल काम करना है, जैसे अगर मान लो कोई आदमी है उसको गवर्नमेंट से बात करना है, या फिर आपको मान लो एक स्टेट में, आप महाराष्ट्र में हो और आपको पंजाब स्टेट या फिर और किसी स्टेट से बात करना है, या फिर दिल्ली में बात करना है, दिल्ली मिनिस्टर से बात करना है, तो ऐसे टाइम पर आप इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है, 1965 तक। और जैसे ही 1965 खत्म हो जाएगा और जैसे ही अगला साल आ जाएगा, मतलब 1965 के बाद से हम हिंदी को प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे। यानी कि अब इंग्लिश का ना इस्तेमाल करके हर जगह अब हिंदी का इस्तेमाल होगा और इंग्लिश को हम सब्सिडियरी लैंग्वेज बना देंगे, ठीक है। तो यही बात मतलब लिखी गई थी, ठीक है। तो 1960 मतलब 1960 बेसिकली 1957 में ये जो बेसिकली जॉइंट पार्लियामेंट था इन्होंने इस मतलब बेसिकली ये रिपोर्ट को एग्जामिन किया, देखा। उसके बाद अगले साल 1958 में इन्होंने इस बेसिकली रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया, लोगों को बता दिया कि देखो हम ऐसा ऐसा करने वाले 1965 के बाद से, ठीक है। तो जैसे ही इनका ये जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज का बेसिकली कमेटी का जो रिपोर्ट था इन्होंने जैसे ही पब्लिश किया, लोगों को बताया कि हम लोग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाले, तो काफ़ी सारे लोग खुश हो गए कि देखो अब जितने भी मतलब जैसे यूपी बिहार वाले हो गए, ऊपर के जितने भी नॉर्थ इंडियन लोग हैं, मतलब जितने भी ऊपर वाले इंडिया के लोग हैं, उन लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए कि चलो अच्छी बात है, हमको हिंदी आती है और हमारी मातृभाषा हिंदी जो है अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। हमें किधर भी बात करना होगा, मान लो हमको कोर्ट में जाकर किसी से बात करनी है या फिर कोई भी काम करना ऑफिशियल, तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं, हमें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश तो अंग्रेजों की भाषा होती है, हम क्यों उनकी बात मतलब भाषा को बोले, हम अपनी मातृभाषा बोलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ इंडियन वाले खुश थे, लेकिन जो साउथ इंडियन के लोग थे, मतलब जो नीचे वाले जो इंडिया है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उनको
उनको हिंदी नहीं जम रहा था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी देखो, बेसिकली जो साउथ इंडियन के जो लोग रहते हैं, जैसे अब तमिलनाडु और कर्नाटका, बंगाल, ये सारे जो स्टेट्स है, यहाँ पर हिंदी कह सकते हो बहुत कम परसेंटेज के पॉपुलेशन ही बोलती है, ठीक है। ज़्यादातर पॉपुलेशन अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज बोलती है, यानी तमिल, तेलुगु, वो लैंग्वेज को बोलती है, नहीं तो ऑप्शनल रहता है कि कोई थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब जैसे केरला ही है, तो वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी। मतलब हिंदी को लोग उतना कोई जानता ही नहीं, हिंदी उतना अच्छे से बोलने नहीं आता, ठीक है। अभी लोगों को उतना थोड़ा बहुत आ जाता है, काम चलाओ, बट पहले बहुत बेकार रहता था, किसी को हिंदी आता ही नहीं था। ऊपर से पहले उतना टेलीविजन भी नहीं रहता कि हिंदी, कोई हिंदी फिल्म देख ली, बॉलीवुड का कुछ फिल्म देख लिया, जिससे थोड़ा बहुत भी हिंदी सीख गए, तो लोगों को मतलब बेसिकली हिंदी आता ही नहीं था। तो ऐसे टाइम पर क्या, जितने भी साउथ के लोग थे उनको हिंदी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि हमको हिंदी बोलने आता नहीं है, इससे अच्छा तो इंग्लिश ही था, थोड़ा बहुत काम चलाओ तो बोल ही देते थे। तो इसके वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमको हिंदी नहीं चाहिए, ठीक है। एंटी हिंदी राइट्स चालू कर दिया उन लोगों ने। तो जैसे ये सारे प्रोटेस्ट होने लग गए थे 1958 में, मतलब जब पब्लिश हुआ रिपोर्ट, तो 1959 में जो हमारे बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि ये पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पे बेसिकली इन्होंने क्या किया कि लोकसभा में बेसिकली एक और बिल सोचा, मतलब एक सुझावना दी सबको, मतलब बेसिकली कह सकते हो रिकमेंडेशन दी, सबको समझाने की कोशिश की। एक काम करते हैं हम लोग कि देखो, हमने ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज का बनाया है बेसिकली एक्ट, कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे और इंग्लिश को ऑफिशियल नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं कि देखो, जितने भी स्टेट्स है, मतलब जैसा मान लो बिहार, यूपी है, ठीक है, तो उनको अगर हिंदी जमता है, ठीक है, उनको अगर हिंदी पसंद आता है, तो वो इंग्लिश को चेंज करके हिंदी को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अब जैसे तमिलनाडु है और उनको अगर हिंदी नहीं जमता है, तो वो इंग्लिश को ही कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिक, अब ये जो बेसिकली इनकी जो सुझावना थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू की, इन्होंने बेसिकली सोचा कि मतलब इससे थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा और ये कुछ समय के लिए रखेंगे, और बाद में हम लोग हिंदी को वापस से ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, ठीक है, कि मतलब हिंदी फिर हर जगह चलेगा। अभी के लिए मतलब ये प्रोटेस्ट को, ये जो झगड़ा झुगड़ी हो रहा है, इसको शांत करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि जिनको जमता है हिंदी वो जमेगा, और जिनको नहीं जमता वो इंग्लिश को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखोगे ये जो बेसिकली जो रिपोर्ट थी कि हिंदी को मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, इसके अंदर और भी कुछ बातें छुपी हुई थी जो बेसिकली मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। अभी बता देता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो बनाने का बेसिकली सोचा गया था कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे, कि अगर मान लो आपको कोई भी ऑफिशियल काम करना है तो हिंदी में ही बात करनी होगी। तो देखो बेसिकली सोचा ये गया था कि अगर मान लो आप हो और आपको दिल्ली में कोई गवर्नमेंट है उससे कुछ बात करनी है, ठीक है, ऑफिशियल काम है, कुछ बात करनी है, कोई लेटर देना है, कुछ करना है, तो ऐसे टाइम पर तो आप हिंदी का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर वही मान लो आप महाराष्ट्र के अंदर हो और महाराष्ट्र के अंदर किसी पुलिस वाले से मान लो कुछ डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है या फिर कुछ और करवाना है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ही हो आप, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर इंटर स्टेट के अंदर, यानी स्टेट के अंदर अगर आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, यानी अगर मान लो महाराष्ट्र के अंदर रहकर आप मराठी में भी बात करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्ट बनाया गया था पहला वाला, मतलब बेसिकली जो ये हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए जो सोचा गया था, उसके अंदर काफ़ी सारे रिलीज भी दी गए थे कि मतलब अलग अलग जो स्टेट्स है, जैसे अब तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर अगर आप तमिलनाडु के अंदर हो और वहाँ पर कोई ऑफिशियल काम करना है, तो ऐसे टाइम पर आप अपनी तमिल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप तमिल से बाहर चले जाते हो तब आपको हिंदी इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें लिखी गई थी आपको और अच्छे से क्लियर समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली इन्होंने लोकसभा में सजेशन दिया। अब देखो बेसिकली 1963 में एक और बिल पास किया गया, मतलब बेसिकली बिल पास नहीं हुआ, अभी बिल डाला गया था। ये मतलब क्या, लोकसभा के अंदर एक नया बिल आया था। बिल का मतलब देखो पहले आपको समझा देता हूँ। देखो कोई भी जो एक्ट है, लॉ कोई भी बनता है ना, तो लॉ बनने से पहले उसके रिलेटेड कुछ बिल बनाए जाते हैं कि मतलब बेसिकली हम किस तरह का मतलब रूल बनाना चाहते हैं। जैसे मान लो ट्रैफिक का रूल बनाना है कि मतलब गाड़ी चलाते टाइम पे लोगों को हेलमेट पहनना है, ठीक है, बाइक चलाते टाइम पे, तो ऐसे टाइम पे पहले बिल बनाया जाता है कि मतलब ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें ये मतलब इस तरह का कोई लॉ बनाना चाहिए और हमें ऐसा ऐसा लॉ में रखना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर क्या होता है, वो जो बिल बनाया जाता है एक तरह से कह सकते हो लेटर रहता है, और उसके बाद जब वो लोकसभा में चला जाता है और वहाँ से जब पास हो जाता है, पार्लियामेंट से पास हो जाता है, तो उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो बिल पास होने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। तो ऐसा ही जो बिल था बेसिकली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था कि मतलब हमें क्या करना है कि देखो बिल में लिखा क्या था। बिल में ये लिखा था कि देखो हम क्या करते हैं, इंग्लिश जो है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहने देते हैं और हिंदी का तेल लेने, ठीक है, मतलब
हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाते और इंग्लिश को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते कि मतलब साउथ वाले जो है वो खुश हो जाए, ठीक है। इसके लिए कि मतलब इंग्लिश जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलाओ, इंग्लिश कोई ऑफिशियल लैंग्वेज रहने दो, ठीक है। बट जितने भी लोकसभा के लोग थे उनको ये खराब लगा कि ये क्या बात होती है, मतलब ये अंग्रेजों की ही भाषा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी संस्कृति को भी तो आगे बढ़ाना चाहिए ना, तो मतलब हमारी देश की भाषा भी कोई मतलब इज्जत होनी चाहिए इसकी भी। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस बिल को पास नहीं किया और उन्होंने 1965 जैसे ही आया, ठीक है, मतलब जैसा कि उन्होंने पहले सोचा था कि 1965 के बाद से हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे और इंग्लिश को हम लोग हटा देंगे, तो वही चीज़ उन्होंने की। 1965 जैसे ही आया उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और इंग्लिश को हटा दिया वहाँ से ऑफिशियल लैंग्वेज की पद से, ठीक है। तो जैसे ही हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई कि अगर मान लो आप कर्नाटका के अंदर हो या फिर तमिलनाडु में हो और अगर आपको दिल्ली वालों से बात करना है, ठीक है, मान लो तमिलनाडु का कोई नेता है, ठीक है, और उसको अगर मान लो दिल्ली गवर्नमेंट से बात करनी है, तो ऐसे टाइम पर वो इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको हिंदी में बात करनी होगी। अब हो सकता है उस नेता को हिंदी ना आती हो तो वो फिर बात करना उसके लिए बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे फिर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, मतलब जितने भी साउथ वाले थे उन लोग प्रोटेस्ट करने लग गए कि ये क्या बात होती है, आपने पहले बोला था हम लोग करेंगे, फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लोग तो वापस से वही काम कर दिए, हिंदी को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए, हमको हिंदी आती नहीं है। तो फिर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट होने लग गए, लोग तोड़ फोड़ करने लगे, गाड़ियाँ फोड़ रहे, बाटली फोड़ रहे, मतलब काफ़ी सारी मतलब प्रोटेस्ट होने लग गए थे कि मतलब हमको हिंदी नहीं चाहिए, एंटी हिंदी राइट्स होना शुरू हो गए थे। और ये कब हो रहे थे तो देखो 2 साल बाद हो रहे थे, बेसिकली 1967 में ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। 1965 में बेसिकली जो बिल था, मतलब बेसिकली जो नया एक्ट बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज का, हिंदी को ऑफिशियल कर दिया गया था 1965 पे, और 1967 से ये सारे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट बढ़ते जाते गवर्नमेंट को लगा कि ये तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए फिर पार्लियामेंट के अंदर एक नया एक्ट कह सकते हो या फिर कह सकते हो एक नया अमेंडमेंट किया गया। बेसिकली उस अमेंडमेंट में क्या था, देखो पहली बात, अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चेंज ला देना, ठीक है। जैसे मान लो पहले एक नियम था कि आप लोग जो है वो मतलब इस तरह से गाड़ी चलाना रहता है, तो उसके अंदर कुछ चेंज ला देना, उसी को हम अमेंडमेंट बोलते हैं, किसी के अंदर भी चेंज ला देना। तो वैसे ही जो पुराना हमारा एक्ट हमने बनाया था ऑफिशियल लैंग्वेज का कि मतलब हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे रहे हैं, मतलब 1965 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया गया था कि मतलब हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई, मतलब बेसिकली चेंजेस किए गए कि अब हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह हम ज़बरदस्ती नहीं थोपेंगे। कुछ स्टेट्स रहेंगे जिनको हिंदी जमता है वो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे इंग्लिश को हटाकर, और जिनको हिंदी नहीं जमता है तो इंग्लिश को ही फिर कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर मान लो बिहार को हिंदी चाहिए, ठीक है, तो इंग्लिश को एक्सचेंज करके हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ मान लो तमिलनाडु को हिंदी नहीं चाहिए तो वो उससे हटाकर इंग्लिश को बना सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फिर नया अमेंडमेंट एक्ट जो बनाया गया था, ऑफिशियल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1968 का, कि मतलब 1967 में सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसके बाद 1968 में ये एक्ट बना दिया गया था, ठीक है। तो जैसे ये एक्ट बना, अब देखो जितने भी नॉर्थ वाले थे उनको ये अब खराब लगने लग गया कि देखो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, ये साउथ वालों को वैसे अब ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बन पाई, मतलब एक रहता है ना अंदर से, मतलब फीलिंग रहती है ये मतलब हमारी मातृभाषा है हिंदी और इसको इन लोग मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाने दे रहे, ठीक है। कुछ समझ आया ना है, फिर भी मतलब लोग आ जाते गुस्से में, जिसके वजह से जितने भी फिर नॉर्थ इंडियन लोग थे, नॉर्थ के जो लोग थे उन लोग अब प्रोटेस्ट करने लग रहे थे, एंटी इंग्लिश प्रोटेस्ट, मतलब एंटी इंग्लिश राइट करने लग रहे थे कि नहीं हमको इंग्लिश नहीं चाहिए, इंग्लिश को हटाओ, मतलब ये अंग्रेजों की भाषा है, हम अंग्रेजों की भाषा को लेकर नहीं चलेंगे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, हम उन्हें उनकी भाषा को क्यों बोले, ठीक है। मतलब बेसिकली काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे कि हमारी खुद की हमें भाषा चाहिए, हमारी हिंदी हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर नॉर्थ वाले फिर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे और उनके अगेंस्ट में फिर मतलब बेसिकली साउथ वाले भी फिर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे। तो देखोगे तो ये सारी मतलब बेसिकली झगड़ा झुगड़ी जो है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किस वजह से हुआ था, तो ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मेनली हुए थे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। कि कुछ लोग चाहते थे कि हिंदी ना होना चाहिए, कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाए, और कुछ लोग चाहते थे कि हम इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, ठीक है। तो ऐसे ही टाइम पे काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे ऐसे मतलब लैंग्वेज के ऊपर ही काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़ा झुगड़ी हो जाता है और इसके बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, ठीक है। अब ऐसे ही ठीक है मतलब अलग अलग जगह पे ऐसे लैंग्वेज के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मे भी आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी पुराने टाइम पर लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ठीक है, मे भी समझ आ गया होगा। अब वैसे ही देखो एक और चीज़ भी हुई थी, गोवा के अंदर भी हुआ था। बेसिकली गोवा जो था बेसिकली हमारा, वहाँ पर
पर, क्योंकि देखो हमारा जो गवर्नमेंट था उन्होंने जब ये बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट लाया था कि मतलब क्या कि अब से जो है जितने भी मतलब अलग अलग स्टेट है उन लोग जिसको मन करता है वो हिंदी रखेगा, जिसका मन करता है वो इंग्लिश रखेगा। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर उन्होंने 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाई थी। ठीक है, बेसिकली 3 लैंग्वेज पॉलिसी मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी बेसिकली कहती क्या है, देखो गवर्नमेंट क्या कहता है कि देखो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से आपकी जो स्टेट है, जैसे मान लो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर अगर मान लो आपको किसी भी तरह की बातचीत करनी है, ठीक है, जैसे मान लो महाराष्ट्र के अंदर आपको किसी दोस्त से बात करना है या फिर कोई भी ऑफिशियल भी काम करना है, तो ऐसे टाइम पर आपके पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी है तो मराठी को मान लो हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, ये महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। ठीक है, कि अगर मान लो महाराष्ट्र के अंदर हो तो आप मराठी में बात करोगे। ठीक है, अब वही चीज़ अगर मान लो अगर आप बाहर किसी से बात करते हो, ठीक है, अगर मान लो दिल्ली गवर्नमेंट से बात करनी है या फिर जैसे मान लो और किसी स्टेट से बात करनी है, यूनियन टेरिटरी से बात करनी है, तो ऐसे टाइम पर आप इंग्लिश नहीं तो हिंदी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, दोनों में से एक का इस्तेमाल करोगे। तो मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी थी, मतलब आपके पास इंग्लिश हिंदी तो रहना ही चाहिए और एक आपका रीजनल लैंग्वेज जो आप इंटर स्टेट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो गोवा जो था वहाँ पर इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया बेसिकली कि हमारा जो इंटर ग्रुप बेसिकली जो इंटर स्टेट का जो मतलब स्टेट के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाला है, यानी जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मराठी है तो वैसे ही गोवा के अंदर कौन सी लैंग्वेज को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे अंदर बात करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ पर मेनली 2 लैंग्वेज थी जो बड़ी बड़ी थी, एक थी मराठी और एक थी कोनकी। ठीक है, तो बेसिकली था क्या बात की देखो हम बेसिकली गवर्नमेंट का बेसिकली बात क्या थी, देखो कि कुछ लोग थे जो मराठी थे जिनको मराठी आती थी और कोनकी बोलने नहीं आती थी, मतलब वो भाषा बोलने नहीं आती थी। तो अगर मराठी को लैंग्वेज ऑफिशियल बना दिया जाता है कि पूरे गोवा के अंदर अब सिर्फ लोग जो रहेंगे वो मराठी के अंदर ही बात करेंगे, तो ऐसे टाइम पर कोनकी वाले रहेंगे वो मराठी में बात नहीं कर पाएंगे, फिर उनको नहीं जमेगा। और अगर मान लो गोनकी मतलब जो कोनकी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल बना दिया जाता है तो फिर मराठी वाले को नहीं जमेगा, जिसकी वजह से कोनकी और मराठी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि हमको कोनकी लैंग्वेज नहीं चाहिए, कुछ बोलते हैं हमको मराठी लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो इसका भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो लैंग्वेज के ऊपर भी अलग अलग तरीके अलग अलग टाइम पे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते आए हैं। तो इसी को हम लिंग्विज्म बोलते हैं, जब लैंग्वेज के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को हम रोक कैसे सकते, बचा कैसे सकते, क्या मेजर्स हम ले सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है मेजर्स टू रिसॉल्व लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा जो हिंदी इंग्लिश का ही जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको शांत किस तरह से किया गया। तो देखो बेसिकली ये जो 1968 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इसी की मदद से जो ये कॉन्फ्लिक्ट था पूरा हिंदी इंग्लिश का, इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, सो देखो लिखे क्या क्या की चीज़ें गई थी। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये लिखी गई थी उस बेसिकली एक्ट के अंदर कि देखो जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जैसे लोकसभा राज्यसभा जो है, वहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह बातचीत करनी है ऑफिशियल काम से रिलेटेड या फिर जो यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जैसे हमारा दिल्ली है, ठीक है, अब मान लो कोई आदमी दिल्ली गवर्नमेंट से बात करता है या फिर लक्षद्वीप, बाकी के जो हमारे यूनियन टेरिटरी से जैसे कश्मीर है, लद्दाख है, तो वहाँ पे अगर किसी चीज़ से हमें बातचीत करनी है ऑफिशियल काम से रिलेटेड तो वहाँ पर हम इंग्लिश को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश को ही हम बोलेंगे, मतलब इंग्लिश को ही हम कंटिन्यू करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी जगहों पे, यानी यूनियन टेरिटरी और पार्लियामेंट के अंदर आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। ठीक है, हिंदी का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो उनके लिए बेसिकली ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि देखो अगर मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उनके लिए हमने ऑप्शन में हिंदी भी रखा है। ठीक है, कि अगर मान लो किसी को हिंदी नहीं आती है, ठीक है, मान लो कोई बिहार का नेता है उसको पार्लियामेंट में है और उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसे टाइम पर वो हिंदी का इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए ऑप्शन में हिंदी रखा गया है। तो एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज आप हिंदी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ज़रूरत पड़ी तो आप अपने स्टेट का भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको हिंदी भी नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे टाइम पर क्या होता है कि बेसिकली आपके लेटर रख दिया जाता है, मान लो आप तमिल में बोल रहे हो और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं आती है, तब एक ट्रांसलेटर रख दिया जाता है, आप जो बोलते हो फिर उसका ट्रांसलेट करके वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको बताती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ की ऑप्शन में हिंदी को रख दिया गया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तब आप हिंदी में बोल सकते हो। अब देखो तीसरी चीज़ क्या लिखी गई थी कि बेसिकली देखो जितने भी ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि अब तमिलनाडु, जितने भी साउथ के स्टेट्स थे जिन्होंने बेसिकली जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना कि मतलब हमको हिंदी नहीं चाहिए, जितने भी नॉन हिंदी वाले स्टेट्स है जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया है, तो ऐसे जो स्टेट्स होंगे वो हिंदी बेसिकली इंग्लिश जो है उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे अगर मान लो कोई यूनियन टेरिटरी से बात करना है, दिल्ली लद्दाख उधर किधर बात करना है या फिर गवर्नमेंट से बात करनी है या फिर दूसरे किसी स्टेट से बात करनी है, तो ऐसे टाइम पर वो इंग्लिश को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में उन्हें बात करनी होगी। ठीक है, बट
देखो, और वहीं पे अगर कोई मान लो स्टेट है जिन्होंने हिंदी को मतलब अडॉप्ट कर लिया कि भैया हमारे को हम मतलब हमको तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, जैसे मान लो बिहार यूपी है तो वो तो हिंदी में बात करेंगे, उनकी तो प्रॉब्लम ही हट जाती है। बट कुछ ऐसे भी स्टेट्स होते हैं जिन्होंने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हमको हिंदी नहीं चाहिए ऐसा बोला है, और उनकी मतलब बेसिकली कह सकती हो कि कंट्री की मतलब स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है बट उनको इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है, मान लो अब महाराष्ट्र का कोई नेता है और उनको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, और महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और महाराष्ट्र का जो कोई नेता है जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि आप हिंदी का इस्तेमाल तो करोगे, मतलब मान लो आपको पंजाब स्टेट से बात करनी है, ठीक है, तो आप हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, हिंदी में बात कर सकते हो, लेकिन ऐसे टाइम पर आपको बेसिकली क्या करना होगा कि अपने साथ एक ट्रांसलेटर को रखना होगा। यानी क्या कि आप हिंदी में जो जो चीज़ बोलोगे वो वही सेम चीज़ को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेगा, मतलब इनडायरेक्टली आप इंग्लिश में ही बात करोगे जो भी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है। ठीक है, तो जितने भी स्टेट्स है जिन्होंने इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं किया है तो उनके लिए बेसिकली ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि पहली बात तो आप इंग्लिश में बात करोगे, और अगर मान लो आपने इंग्लिश को अडॉप्ट किया है, मतलब हिंदी को हटाकर आपने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, आपने हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखा है, फिर भी आप हिंदी में ही बात करना चाहते हो, को हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है, कुछ लोग रहते हैं ना जिनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसा आदमी जो रहेगा, मतलब ऐसा जो पर्सन रहेगा, वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखेगा कि मतलब जो जो चीज़ वो हिंदी में बोलेगा उसको ट्रांसलेट करके वो इंग्लिश में सामने वाले को बता देगा। ठीक है, कि मतलब अपना इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज वो कायम रखेगा इनडायरेक्टली। ठीक है, तो मतलब ये जो बेसिकली एक्ट लाकर जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, इसकी वजह से ये जो मतलब बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे हिंदी इंग्लिश का, इसको शांत करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी हद तक शांत भी हो गई। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी भी चाहता है कि देखो हमारा ये जो हिंदी लैंग्वेज है इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज अभी नहीं बना पाए तो क्या हुआ, फ्यूचर में बना लेंगे। तो इसके लिए भी देखोगे काफ़ी सारे ऐसे सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पर हिंदी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश उतना नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे अब प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादातर पढ़ाया जाता है और हिंदी बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन देखोगे सरकारी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर हिंदी ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली रीज़न यही रहता है कि देखो जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि हम हिंदी जो है वो हर जगह फैला सके, बट उसके साथ में जो बाकी के भी जो लैंग्वेजेस जैसे तमिल हो गया, मराठी हो गया, बाकी के भी जो लैंग्वेजेस है उनको भी थोड़ा बहुत मतलब वो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ उनकी भी होनी चाहिए। इसलिए अलग अलग जगह पे वो जो रीजनल लैंग्वेजेस भी जो है जैसे मराठी, तेलुगु, वो सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं उनको भी बढ़ाने के लिए अलग अलग मतलब काम किए जाते हैं। जैसे कि अब आपने महाराष्ट्र के अंदर ही देखोगे तो काफ़ी सारे स्कूल्स होते हैं जो मराठी स्कूल है। ठीक है, कि मतलब मराठी में सारी पढ़ाई होती है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। वैसे ही कई सारे तेलुगु स्कूल भी खुलते हैं मतलब हमारे महाराष्ट्र के अंदर, और अलग अलग स्टेट के अंदर रीजनल स्कूल्स भी खुलते हैं, मतलब उनके लैंग्वेज के हिसाब से कि कहीं पे पंजाबी स्कूल खुलते हैं, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से भी काफ़ी सारे स्कूल्स खोले जाते हैं ताकि उन लैंग्वेजेस को भी हम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, कि मतलब इंग्लिश को धीरे धीरे हटाकर हम हिंदी को भी आगे बढ़ाएं और उसको एक टाइम आए जब हम उसे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें और जितने भी लोग हैं वो हिंदी में सारी बातें करें। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो बेसिकली हमारा फोर्थ टाइप का जो बेसिकली इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है रीजनलिज्म। ठीक है, अब रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो देखो रीजनलिज्म का मतलब होता है जैसे कि अब हमारा पूरा इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स है, जैसे यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो कई बार होता है कि लोग मतलब बेसिकली रीजन के ऊपर भी लोग कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। ठीक है, कि मैं ये मतलब जगह का आदमी हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो लोग इसके ऊपर भी कई बार लोग रहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसी के ऊपर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है। और देखो यहाँ पर वेस्ट बर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है, आपको ये याद रखनी है, पेपर में लिखने में अच्छा रहेगा कि मतलब एक तरह से दिखा सकोगे आप मतलब एग्जामिनर को कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, वेबस्टर की डेफिनेशन, वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली कहना क्या चाहता है देखो कि रीजनलिज्म के अंदर होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनका ये मानना रहता है कि बेसिकली वो जिस भी एरिया में रहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा वो इज्जत करते हैं। मतलब अब मान लो जैसे कोई आदमी है जो महाराष्ट्र के अंदर रहता है, ठीक है, तो महाराष्ट्र की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है कि हाँ भाई मैं महाराष्ट्र के अंदर रहता हूँ, लेकिन उन लोगों की बहुत ज़्यादा वो डिसरिस्पेक्ट करता है जो दूसरे स्टेट से आए हैं और जो उसके इधर आके बस गए। ठीक है, जैसा मान लो कोई बिहार का आदमी है और वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो महाराष्ट्र का वो आदमी जो बहुत ज़्यादा अपनी महाराष्ट्र की इज्जत करता है और दूसरे स्टेट्स की इज्जत नहीं करता, जिसकी वजह से हो सकता है कि उस
बिहार से आए हुए आदमी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो इसी का रीजनलिज्म बोलते हैं कि मतलब कोई आदमी है जो एक पर्टिकुलर मतलब जगह से ही लॉयल्टी उसकी रहती है और बाहर मतलब जैसे धर्म के ऊपर रहता है ना कि हाँ मैं ये धर्म का और बाकी धर्म वालों को पीटने लग जाते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी होता है। और बेसिकली होता क्यों है, इसकी स्टार्टिंग देखो कैसे होती है। काफ़ी सारे ऐसे नेता रहते हैं, छोटे मोटे जो नेता रहते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई छोटी सी पार्टी है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी पार्टी रहती है, वही ऐसा काम करती है। बड़ी बड़ी पार्टी से ऐसा नहीं करती है, ठीक है। उनको पता रहता है कि हमको मतलब कंट्री लेवल पे खेलना है, ठीक है, कि मतलब पूरे कंट्री का मैं मान लो कोई पीएम बनना है किसी को, मतलब बड़े बड़े लेवल का काम करना है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी पार्टीज जो रहती है ऐसे चीप काम नहीं करती, बस जो छोटी छोटी पार्टीज रहती है, ठीक है, जो छोटे मोटे नेता रहते हैं छोटी छोटी पार्टीज के, तो उन लोग पता क्या करते हैं कि देखो अब जैसे महाराष्ट्र के काफ़ी सारे ऐसे नेता रहते हैं जो ऐसे भड़काऊ बयान दे देते हैं कि देखो ये जो यूपी वाले होते हैं, ये जो बिहार वाले होते हैं, या हमारे महाराष्ट्र के अंदर आते हैं और हमारा मतलब कमा कर जाते हैं और अपने स्टेट में लेकर चले जाते हैं, हमको क्या मिलता है, इन बिहार यूपी वालों को हमारे स्टेट से बाहर निकालो, लात मार के निकालो। तो ऐसे काफ़ी सारे भड़काऊ बयान दे देते हैं इन लोग, जिसके वजह से जो जनता रहती है वो भी भड़क जाती है कि हाँ बात तो सही है, ये यूपी बिहार वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, इनको निकालो हमारे स्टेट से, ठीक है। तो कई बार जो होता है इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। आपने देखा भी, अगर मान लो आप बिहार वाले होंगे या फिर यूपी के होंगे, मतलब मध्य प्रदेश यूपी बिहार वाले होंगे अगर आप, तो लोग आपके साथ उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अगर मान लो कोई मराठी है और सामने मान लो कोई यूपी का है, ठीक है, तो महाराष्ट्र वाला जो रहेगा, मतलब जो मराठी वाला रहेगा, वो कुछ ज़्यादा ही यूपी वाले की बेइज्जती कर देता है और कई बार इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। मान लो यूपी वाले ने उसको एक चपाट मार दिया, ठीक है, जिसके बाद वो जो मराठी वाला रहता है वो जाता अपने गैंग को लेकर आता है, 2-3 लोग को बुलाता है, उसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि मतलब मैं ये रीजन का आदमी हूँ, ठीक है, कि मतलब मैं ये पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही हो कि भाई मैं बिहार का हूँ, मैं यूपी का हूँ, उसके ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कई बार ये जगह चीज़ के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती है कि ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है, मतलब ये मेरी ज़मीन है और तू इसके ऊपर हथियाया हुआ है। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया में कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वैसे ही कई बार अलग अलग स्टेट्स के बीच में भी काफ़ी सारी चीज़ों के बीच लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो जो हमारा महाराष्ट्र है और बेसिकली उसके जो नीचे कर्नाटक है, ठीक है, तो दोनों के बीच में बेसिकली एक जगह है, एक स्टेट है, जिसका मतलब बेसिकली कह सकते हो एक जगह है, ठीक है, तो उसका नाम है बेलिंगम, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में काफ़ी टाइम से इसके लेकर मतलब ये एरिया से लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, ठीक है। बेसिकली बात क्या है, देखो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पर बेसिकली हमारा जो ये महाराष्ट्र है, पहले इसको हम बॉम्बे बोलते थे, जो गुजरात और काफ़ी सारे एरिया को मिलाकर बॉम्बे बोला जाता था। तो उसके अंदर ये जो बेसिकली ये जो एरिया है बेलिंगम का जो बॉर्डर है वो उसी के अंदर आता था पहले, ठीक है, मतलब बॉम्बे के अंदर ही आता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया और 1957 में बेसिकली जब देखो हमारा देश को लैंग्वेज के हिसाब से जब तोड़ा जा रहा था, ठीक है, कि जो मराठी बोलते हैं उनको महाराष्ट्र, जो तेलुगु बोलते हैं उनको तमिलनाडु, जो मतलब लैंग्वेज के हिसाब से कि जो गुजराती बोलते हैं उनके लिए गुजरात, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाब, जो हिंदी बोलते हैं उनके लिए हरियाणा। तो इसे जब लैंग्वेज के लिए बांटा जा रहा था 1957 में, तो ये जो महाराष्ट्र का जो हिस्सा था, बेलिंगम का जो बॉर्डर का जो बेसिकली हिस्सा था, वो चला गया कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं कि मतलब क्या कि ये जो मतलब हिस्सा है, महाराष्ट्र वाले बोलते हैं कि ये जो हिस्सा है बेलिंगम ये हमारा है, महाराष्ट्र का हिस्सा है, पहले बॉम्बे था तो हमारा हिस्सा है, और कर्नाटक वाले बोलते हैं कि नहीं ये हमारा हिस्सा। तो मतलब बेसिकली ज़मीन के ऊपर भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि मतलब ये हमारा हिस्सा है। वैसे ही काफ़ी सारे रिवर्स के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि ये हमारी मतलब नदी है और ये तो मतलब हमारी नदी है, हमारे मतलब ज़मीन, मतलब रिवर के ऊपर भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि गोदावरी जो है उसके ऊपर भी एक बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक बार नहीं कह सकते, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। बेसिकली गोदावरी के टाइम पे क्या हुआ था, देखो ये जो गोदावरी रिवर थी बेसिकली कर्नाटक से जाती थी और तमिलनाडु से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती थी, ठीक है, जो हमारी गोदावरी रिवर है। तो हुआ क्या, देखो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो कर्नाटक रहता था तो वहाँ पर पहले टाइम पर बहुत ज़्यादा खेती होती थी। अब गोदावरी क्योंकि रिवर थी, वहाँ से पानी बहता था, तो उस टाइम पर कह सकते हो कि जो रिवर थी वो गोदावरी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी कर्नाटक को एग्रीकल्चर में, मतलब फल फूल उगाने में, खेती बाड़ी में, ठीक है। और वैसे ही जो हमारा बेसिकली जो तमिलनाडु है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी फल फूल उगाने में, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए। तो हुआ क्या, देखो एक बार ये बेसिकली ये जो कर्नाटक वाले थे इन्होंने एक डैम बना दिया, ठीक है, मतलब
बेसिकली क्या कर दिया, एक डैम बना दिया ताकि वो जो पानी बहता है गोदावरी का उसको प्रिजर्व कर दिया, मतलब थोड़ा बचा दिया जाए और हमारे खेतों में इस्तेमाल कर दिया जाए ताकि अच्छे से फसल उग सके। ठीक है, अब डैम बनने का मतलब देखो क्या हो गया कि जैसे ही डैम बन गया तो देखो जो तमिलनाडु है उनको अब पानी कम मिलने लग गया, तो उसके ऊपर भी इश्यूज होने लगे। तो बाद में एग्रीमेंट बना दिया गया था कि इतना पानी जो है वो तमिलनाडु को मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली 50 साल का एग्रीमेंट बनाया गया था बाद में। बट जैसे ही एग्रीमेंट खत्म हुआ फिर से वापस से जो कर्नाटका वाले थे इन्होंने ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और तमिलनाडु को फिर गोदावरी का पानी कम आने लगा था। तो ऐसे ही काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, मतलब रिवर से भी रिलेटेड, गोदावरी का, वैसे ही कृष्णा रिवर है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे ही हुए थे कि मतलब क्या कि एक स्टेट होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया को हड़प लेता है या फिर कहता है कि ये मेरा जमीन और तेरे पास ही है मेरे को दे दे, या फिर कई बार होता है कि मतलब लोग जो रहते हैं वो किसी पर्सन को उसके रीजन के हिसाब से कि तू ये एरिया का आदमी है, तेरे को हम मतलब इज्जत नहीं देंगे, निकल इधर से, तू मेरे एरिया में काय को रहता है। तो लोग इसके ऊपर भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम रीजनलिज्म बोलते हैं, जब रीजन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जगह के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। सो मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो यहाँ पर क्योंकि हमारे ये जो 3rd चैप्टर है खत्म हो जा रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली जो हमारा 4th चैप्टर जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको शुरू करने वाले हैं। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि जैसे ही जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उनकी बेसिकली उस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप सबको मिल जाएगा और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। सो वीडियो अगर पसंद आई, समझ आई, तो वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपको समझ आई, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। एंड अगर वीडियो को आप लोग लेट देख रहे हो तब क्या टेंशन है, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। मे बी नेक्स्ट वीडियो जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।